Hello and welcome all of you in this video. My name is Jasveer Singh. I am your social science teacher. Today we will discussing about the chapter first of SPL. What is democracy? Why democracy? So let's start the video. तो इस वीडियो में हम देखते हैं पहला ही टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? इसे हम लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो सिंपल फॉर्म में अगर कहें तो डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है या वो फॉर्म है, वो प्रकार है जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो देश को चलाते हैं, कंट्री को चलाते हैं, उसके लिए लॉज बनाते हैं, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कई तरह की होती है। एक सरकार होती है जिसमें एक ही व्यक्ति का राज होता है, जिसे हम मोनार्की कहते हैं। वन पर्सन, मेल या फीमेल, वो कुछ भी हो सकता है, वो राजा या रानी उस देश का होता है और वो सभी कानून बनाता है उस देश के लिए। तो ऐसी कंट्री को हम या ऐसी गवर्नमेंट को मोनार्की कहते हैं, किंगशिप कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता जो राज परिवार से हो, बल्कि वो फोर्सफुली वहाँ का राजा बन जाता है, किंग बन जाता है, तो ऐसी कंट्री को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। डिक्टेटरशिप का एक फीचर और है कि जो डिक्टेटर होता है वो पब्लिक का शोषण करता है, आम जनता का शोषण करता है, उनको एक्सप्लॉयट करता है। एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है एरिस्टोक्रेसी, जिसे कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर एक राजा की जगह पर कई सारे लोग राजा की पोस्ट पे काम करते हैं, यानी कि वो सभी मिलके एक कंट्री को गवर्न करते हैं, और वो भी किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो जिनका पहले राज परिवार रहा हो, या वो राजा के साथ बिलोंग करते हों, या वहाँ पर राजा हो सकता है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता कि उन ग्रुप ऑफ पीपल को ओवरलैप कर सके, तो वो राजा की पावर्स को यूज़ करते हैं। ऐसी फॉर्म बहुत कम देखने को मिलती है। और लास्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी। ये सबसे बेस्ट मानी गई है तीनों फॉर्म में, और इसी को हमने यहाँ पर स्टडी करना है। हमारा देश जो इंडिया है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए हम डेमोक्रेसी को यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अब क्या सिर्फ ऐसा देश एक डेमोक्रेसी हो सकता है जहाँ पर लोगों ने सरकार को चुना हो या अपने लीडर्स को चुना हो? तो बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेसी को जानने के लिए हमें और आगे बढ़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो डेमोक्रेसी का सबसे मेन फीचर है कि जो चुने हुए लीडर्स होते हैं पब्लिक के द्वारा, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो मेजर डिसीजन है, यानी कि जो देश के लिए फैसले लिए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो इलेक्टेड लीडर लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति वो फैसले नहीं लेता जो पब्लिक ने ना चुना हो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर है कि इलेक्टेड लीडर चुन लिए हैं तो अब उनके पास ये पावर है कि वो कंट्री के लिए लॉज बनाएंगे और डिसीजन लेंगे। फिर उन लीडर्स को चुनने के लिए जो इलेक्शन किया जाता है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री का मतलब है कि वो किसी भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के कंट्रोल से फ्री हो, और जो इलेक्शन है वो फेयर तरीके से कराए जाएँ, यानी कि किसी भी तरह की हेरा फेरी इलेक्शन में ना की जाए किसी भी पर्सन को जिताने के लिए, बल्कि सभी को इलेक्शन लड़ने का फेयर चांस मिले और जीतने का भी फेयर चांस मिले। फिर रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। एक बार कहीं पर लीडर चुन लिए पब्लिक ने और फिर वहाँ दोबारा इलेक्शन नहीं होता एक लिमिटेड इंटरवल के बाद, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर लास्ट पॉइंट में बताया गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट अप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट हैं वो एक लिमिट होती है उनकी, वो कितने टाइम तक वो का अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं और किस लिमिट तक वो डिसीज़न ले सकते हैं। यानी कि जो है रेगुलर इलेक्शंस का होना भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें हर 5 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन होता है, हर 6 ईयर्स के बाद राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं, हर 5 ईयर के बाद पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, नगर पालिकाओं के इलेक्शन होते हैं जो शहरों में होती हैं, या फिर जो स्टेट असेंबली के एमएलएज होते हैं उनका इलेक्शन होता है। तो यहाँ तक कि गवर्नर और की रिक्रूटमेंट हो या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वो भी 5 ईयर के बाद होता है। यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स है ये हमेशा के लिए नहीं चुने जाते, बल्कि एक टाइम लिमिट के लिए चुने जाते हैं, और इन्हें फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है अगर फिर से सत्ता में आना हो।
तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। एक नेक्स्ट है वन वोट हैज़ वन वैल्यू। तो वन वोट मीन्स एक व्यक्ति एक वोट डालता है और उसकी एक ही वैल्यू होती है। ये बड़ी गहरी इन्फॉर्मेशन है इस पॉइंट के अंदर। कई बार क्या होता है कि कई देशों में ऐसा सिस्टम है कि एक व्यक्ति जो रिच है, जो टैक्स देता है या जो पढ़ा लिखा है, वो कई सारी वोट डाल सकता है, मल्टीपल वोट डाल सकता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन है कहीं पर वोट में कि अलग अलग लोगों को अलग अलग संख्या में वोट डालने का अधिकार मिला हो, तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे भी देख लेना आप। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब देखो कि डेमोक्रेसी जो है उसके खिलाफ कुछ पॉलिटिकल विद्वानों ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं। ये कहा है कि डेमोक्रेसी में बहुत सी कमियां होती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां होती हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अब जैसे कि अभी एक फीचर बताया कि 5 ईयर के बाद फिर से लीडर चुने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लीडर चेंज होने के कारण इनस्टेबिलिटी आ जाती है सरकारों में। कि जैसे कि एक लीडर ने कोई योजना चलाई होती है, कोई भर्तियां जैसे निकलती हैं सरकारी, या कोई रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, और जब दूसरी पार्टी जीत के आ जाती है अगली बार, तो वो उन सारी योजनाओं को रोक देती है। इससे क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है, कोई काम चलते चलते रुक जाते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं और एक लिमिटेड इंटरवल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दल और उनके जो लीडर होते हैं वो पॉलिटिकल कंपटीशन करते हैं, यानी कि इलेक्शन जीतने के लिए वो कई तरह के अच्छे और बुरे तरीके अपनाते हैं, जिसमें मोरालिटी की, नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। कई बार वो ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसी हदें पार कर जाते हैं कि जो एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। अब इसमें क्या है कि कई सारे लोग मिलके रूल बनाते हैं, जैसे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई सारे लोग जब पहले कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो कई सारे लोग सलाह करके डिसीज़न लेते हैं, जिसके कारण डिले होती है। एक लंबा प्रोसेस होता है कानून के अंदर चेंज करने का। जैसे कृषि कानूनों के ऊपर अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो उसमें आप देखते हो कि कितना लंबा टाइम हो गया अभी तक ये कानून वापस नहीं हुए, क्योंकि एक पर्सन इन कानूनों को वापस नहीं ले सकता, उसे पूरी असेंबली में डिस्कस करना होगा। इससे क्या है, देरी होती है। किसी इंस्टेंट डिसीजन की अगर नीड हो तो वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो जो इलेक्टेड लीडर होते हैं चुने हुए, कई बार उन्हें आम जनता की जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में पता ही नहीं होता। आपने देखा होगा इलेक्शन के दिनों में लीडर घूमते हैं, आपके गाँवों में भी आते हैं, शहरों में, कस्बों में आते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वोट लेने के बाद वो नज़र ही नहीं आते दोबारा, वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो उन्हें ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता, और कहीं इसके कारण वो कई बार गलत फैसले पब्लिक के लिए ले लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये जो वो डिसीज़न ले रहे हैं वो पब्लिक का फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा, और कई बार उनके लिए हुए फैसले पब्लिक का नुकसान कर देते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखो, आपने एक चीज़ देखी, नोट की होगी कि इलेक्शन के दौरान जो लीडर्स होते हैं वो नशीली चीज़ें बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, वोटर्स को लालच देते हैं या डराते हैं, या फिर कई बार वो पैसे दे के सीट टिकट खरीदते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में एक चीज़ फीचर पाया जाता है कि करप्शन को बड़ा बढ़ावा मिलता है, और इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है वो करप्शन पर आधारित होता है। कई बार मैं ये नहीं कहता कि सभी लीडर करप्ट होते हैं, लेकिन बहुत से लीडर करप्शन का सहारा लेते हैं। तो ये भी डेमोक्रेसी की एक बड़ी कमी मानी गई है, जिसके कारण डेमोक्रेसी को एक अच्छी व्यवस्था कुछ लोग नहीं मानते। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब आम जनता जिसको वोट डालने का अधिकार मिला है, कई बार आम जनता, जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये बड़ा फीचर है डेमोक्रेसी का। लेकिन इसमें क्या है कि एक पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसे पता है समाज का, सरकार का, अच्छे बुरे का, वो भी एक वोट डाल सकता है। और एक ऐसा इंसान जो पैसे लेके या नशा करके वोट डाल रहा है, किसी लालच में आके वोट डाल रहा है, वो भी एक वोट डाल सकता है, और दोनों की वोट की वैल्यू बराबर है। अब एक समझदार 10 लोगों ने किसी एक पर्सन को वोट दी, और उसने 50 लोगों से ऐसों से वोट ले ली जो सिर्फ लालच में आके वोट दे रहे हैं, तो उन 10 लोगों ने जिसको वोट दी वो जीत ही नहीं पाएगा।
तो ये भी एक बड़ी कमी है डेमोक्रेसी की। लेकिन ये जितनी भी कमियां हैं गिनवाई गई हैं, इनको दूर किया जा सकता है। ये ऐसी कमियां नहीं हैं जो क्योरेबल नहीं हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उसके फेवर में भी कई आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं, तो वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ध्यान से देखिए, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी सबसे बेटर मानी जाती है, चाहे वो किंगशिप हो या डिक्टेटरशिप हो या फिर वो एरिस्टोक्रेसी हो, उन तीनों से बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो अकाउंटेबल है। एक लिमिटेड पीरियड के बाद इलेक्शन इसलिए रखे जाते हैं कि सरकार जो है वो डिक्टेटर की तरह डील बिहेव ना करने लग जाए, और उन्हें याद रहे कि अगली बार मैंने फिर से वोट लेनी है जनता की, तो पब्लिक के लिए जवाबदेह रहते हैं और पब्लिक के वेलफेयर के काम करने उन्हें पड़ते ही पड़ते हैं। अगर वो 4 साल पब्लिक वेलफेयर के काम ना भी करें तो 5वें साल में इलेक्शन से जस्ट 1 ईयर बिफोर तो अचानक से सरकारों को डेवलपमेंट याद आ जाती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी जो है इसमें डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, पब्लिक के अंदर देखा होगा कि कई जगह पर जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या एरिया के आधार पे रीजनल कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं लोगों में। तो डेमोक्रेसी में एक मेथड है जिसमें मेथड प्रोवाइड कराए जाते हैं कि उन डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके और लोगों के अंदर फ्रैटर्निटी का प्रसार किया जा सके, उनके डिफरेंसेस को दूर करके पब्लिक या देश को डेवलपमेंट के मार्ग पे ले जाया जा सके। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अब देखो, डिग्निटी ऑफ सिटीजन का मतलब है आत्मसम्मान की भावना नागरिकों के अंदर। तो डेमोक्रेसी के अंदर नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। नागरिकों को ये लगता है कि जो चुनी हुई जो सरकार है वो उन्होंने चुनी है, कि प्रधानमंत्री जो है वो उसकी वोट से बना है, ठीक है। तो इससे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है और जो नेता हैं वो नागरिकों के को जो है उनकी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, और क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें नागरिकों की वोट की नीड है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट इज़ ऑन मिस्टेक। अब डेमोक्रेसी जो है उसे दूसरी सरकारों से बेटर माना गया है। देखो, कमियां सभी सरकारों में, सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो मिस्टेक्स हैं, जो कमियां हैं, उनको करेक्ट करने के लिए जगह होती है। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट हिज ऑन मिस्टेक्स। देखो, ये वही बात आ गई यहाँ पर कि फाइनली डेमोक्रेसी को इसीलिए सबसे बेटर माना गया है। कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन उनको दूर किया जा सकता है, और उसके लिए भी डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब एक देश है जो डेमोक्रेटिक है, जैसे कि इंडिया। यह एक देश है जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर किसी राजा का राज है या सिंगल पार्टी सिस्टम है, या वोटें तो पड़ती हैं लेकिन लिमिटेड इंटरवल के बाद नहीं पड़ती, या एक ही व्यक्ति जीत जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं लेकिन किंग जोंग कभी नहीं हारता, क्योंकि उसकी टक्कर में कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ता। ऐसे ही चाइना है, वहाँ पर एक ही पार्टी है। वो जो पार्टी है चाइना की, उसकी अगेंस्ट कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती, तो अकेली पार्टी इलेक्शन लड़ती है और सारी सीटें, सारी वोटें उसी पार्टी को मिलती हैं। तो वही सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ के लिए कानून बनाती है। तो अब एक डेमोक्रेटिक देश में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री की। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी एडल्ट जो 18 ईयर की एज अटेन कर चुके हैं उनको अपने आप ही राइट टू वोट मिल जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रेगुलर इलेक्शन आर हेल्ड। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लिमिटेड इंटरवल के बाद लगातार इलेक्शन होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड। फ्री और फेयर इलेक्शंस की व्यवस्था डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होती है। मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो देखिए, फीचर में भी हमने देखा था डेमोक्रेसी के कि जो मेजर डिसीजन यानी कि सभी डिसीजन जो एक कंट्री के भले के होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग डिसीजन ही ले सकते कंट्री के लिए जो इलेक्टेड नहीं है, बल्कि वही लोग लेंगे जिनको 5 साल के लिए चुना गया है पब्लिक के द्वारा, यानी कि पब्लिक के पास अल्टीमेट पावर है, और पब्लिक अपनी वोट जब देती है तो वो पावर देती है उन लीडर्स को कि वो उनके लिए फैसले लें। सिटीजन्स इंजॉय फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है डेमोक्रेसी का, कि लोगों को राइट्स मिलते हैं, उनको अधिकार मिलते हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स।
जिनके अंदर सभी नागरिकों को इक्वल माना जाता है, उनको फ्रीडम मिलती है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। अब इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता है, तो इसका अपोजिट होता है, ऑल एडल्ट डोंट हैव राइट टू वोट, कि सभी एडल्ट को राइट टू वोट नहीं मिलता। कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं है, या फिर जहाँ पर अनपढ़ लोगों को या गरीब लोगों को राइट टू वोट नहीं है, या फिर कई देश ऐसे हैं जहाँ पर किसी को भी राइट टू वोट नहीं है, वोट डालने का अधिकार ही नहीं है पब्लिक को। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एक कमी देखने को मिलती है। रेगुलर इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड, तो कई देशों में तो इलेक्शन होते ही नहीं जहाँ पर किंगशिप है, लेकिन कई देश हैं जहाँ इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वो फ्री और फेयर नहीं है, और रेगुलर इलेक्शन नहीं होते। एक बार इलेक्शन हो गया तो वहाँ पर जो लीडर है वही तानाशाह बन के बैठ जाता है। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का। फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते। जैसे कि जिम्बाब्वे कंट्री में एक जेनू पीएफ नाम की पार्टी थी, हर इलेक्शन में वो पार्टी जीत जाती थी। वो इतनी बदनाम थी लोगों में कि लोग उसको वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो सारी वोटें उसी पार्टी को पड़ी होती थी। तो लोग, हर कोई कहता था कि हमने इस पार्टी को वोट ही नहीं दी, फिर भी ये जीत गए, कमाल है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते थे वहाँ पर, लेकिन अब होने लगे हैं। मेजर डिसीजन आर नॉट टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब इलेक्टेड लीडर कई जगह पर मेजर डिसीजन नहीं लेते, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आर्मी भी डिसीजन लेती है। वहाँ पर कुछ रिलीजियस जो तंजीमें हैं वो भी सरकार के फैसलों में अड़ंगे डालती हैं और उनकी मानती भी है सरकार। यानी कि जो इलेक्टेड लीडर हैं वो सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेते, बल्कि कई तरह के डिसीजन ऐसे लोग भी लेते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या लोग लेते हैं या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी लेते हैं जो जनता को फॉलो करने पड़ते हैं। सिटीजन्स डोंट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, और ऐसे देशों में आम नागरिकों को जो बेसिक राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट हैं वो नहीं मिलते, जिसके कारण उनकी पूरी डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक बेटर गवर्नमेंट है, और सिर्फ इलेक्शन होने से, या जहाँ पर जैसे कि डेमोक्रेसी की जो मीनिंग निकाली जाती है, कि जो डेफिनेशन दी जाती है कि जहाँ पर इलेक्टेड लीडर जो है पब्लिक चुनती है, तो सिर्फ पब्लिक के द्वारा लीडर चुनना डेमोक्रेसी नहीं हो जाती, बल्कि वो जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर हो, और इलेक्टेड लीडर ही सारे डिसीजन लें, लोगों को फंडामेंटल राइट मिलें, और रेगुलर इलेक्शन होते रहें, ये भी डेमोक्रेसी के लिए होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो वीडियो के द्वारा मैंने आपको दिया ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट में जाके अभी इसी वक्त अपना डाउट पूछ सकते हैं, और आप बाद में भी जब आपकी सभी क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।